Okay, today we will start rotating electrical machines. Rotating electrical machine. Rotating electrical machine. Please write down the heading. Rotating electrical machine. So सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले अपन को पता होना चाहिए व्हाट इज मशीन. मशीन क्या होती है भाई? व्हाट डू यू मीन बाय मशीन? कोई ट्राई करना चाहेगा क्या? व्हाट इज मशीन दैट रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट, और उसके अलावा और कुछ? एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली? सभी लोगों की नींद खुली हुई है ना? सुबह की क्लास है, सब जगे हुए हैं? यस सर. ओके, यस सर. ठीक है, वेरी गुड. मशीन की बात कर लें तो भाई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर कर दे. ओके, वी ऑल नो दैट एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, है ना? ये अपन को बहुत अच्छे से पता है. वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है एनर्जी. दिस वी ऑल नो. ये बचपन से जानते हैं अपन लोग ये चीज को, राइट? यस सर. ऑब्जेक्ट दैट ट्रांसफॉर्म्स one form of energy to another, this is a machine. Okay, so we are having electrical machine, we are having mechanical machine, right? So basically अपना जो फोकस रहेगा वो अपन लोग इलेक्ट्रिकल मशीन के ऊपर पूरा फोकस देंगे. तो अब इलेक्ट्रिकल मशीन की डेफिनेशन थोड़ा सा बताओ. व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिकल मशीन? Sir, a machine that converts electrical energy into other form of energy. जी राइट, सही है ना? तो इलेक्ट्रिकल मशीन ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में जो मशीन लिखा है प्लीज, है ना, इसको कॉपी कोई नहीं करेगा. पूरा मशीन जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है मशीन की स्पेलिंग, प्लीज इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे सभी लोग, सो दैट एग्जाम में मतलब तुम लोगों को कोई दिक्कत ना जाए. मतलब पूरा इंग्लिश शुड बी करेक्ट. इंग्लिश और उसकी स्पेलिंग वो करेक्ट ही होनी चाहिए. मशीन विच, क्या बोला था? विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. इन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके, ये हो गया अपना इलेक्ट्रिकल मशीन. दिस इज अवर इलेक्ट्रिकल मशीन. अभी देखो, इलेक्ट्रिकल मशीन कंप्राइजेस ऑफ टू टाइप्स. इलेक्ट्रिकल मशीन कंप्राइज, अच्छा फर्स्ट अभी तो आप पहले तो कोई इलेक्ट्रिकल मशीन का एग्जांपल बताएं. इलेक्ट्रिकल मशीन का एग्जांपल बताएं जल्दी. मोटर. सर जनरेटर. मोटर, जनरेटर, हीटर. तभी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं. ये हो रहा है ऐसा? ठीक है. सो वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स. वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स. पहला तो हो गया अपना स्टैटिक मशीन. ओके, एंड सेकेंड वन इज डायनामिक मशीन. स्टैटिक मशीन एंड सेकेंड वन इज डायनामिक मशीन. नोट्स बनाते चल रहे हो ना सभी लोग, या मैं बना रहा हूँ नोट्स? बना रहे हो ना? Yes, sir. यस सर. ओके, है ना? सो इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड डायनामिक मशीन्स. So what do you mean by static machine and dynamic machine? So what do you mean by static machine? What is the English definition for static? What will be the English definition for static? मतलब एक जगह रुका हुआ है ना, मतलब स्टेशनरी टाइप का. सही बोल रहा हूँ? यस सर. ओके. Yes, sir. अब एग्जांपल तुम लोगों को सबको मालूम ही है स्टैटिक मशीन का. ट्रांसफॉर्मर. ट्रांसफॉर्मर. ट्रांसफॉर्मर स्टैटिक मशीन का एग्जांपल हो जाएगा ट्रांसफॉर्मर.
और ये भाई किस पे वर्क करता है, ये स्टैटिक इंडक्शन, स्टैटिक इंडक्शन। अभी सारी चीजों को अपन लोग ब्रीफ में देखने ही वाले हैं, सारी चीजों को ब्रीफ में देखने ही वाले हैं अपन लोग। तो अभी अपन सिर्फ ऊपर ऊपर देख लेते हैं, मतलब फ्लो चार्ट बना लेते हैं एक इलेक्ट्रिकल मशीन का। स्टैटिक डायनामिक हो गया, स्टैटिक का एग्जांपल ट्रांसफार्मर हो गया। और कोई एग्जांपल है क्या स्टैटिक मशीन का? इज देयर एनी अदर एग्जांपल फॉर स्टैटिक मशीन? कोई ऐसी मशीन है जो भाई जिसमें कोई मूवेबल पार्ट इन्वॉल्व ना हो, मतलब जो ऐसी कोई मशीन इन विच द मोशन ऑफ इट्स पार्ट इज इंडक्शन नॉट। इंडक्शन इज ए प्रिंसिपल। हीटर हीटर, हीटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है? थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी हीट एनर्जी। थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। अच्छा, और कुछ? थोड़ा सा अच्छे से सोच के बताओ। कैपेसिटर। कैपेसिटर इज नॉट ए मशीन। कैपेसिटर इज नॉट ए मशीन। तो हीटर के बारे में क्या सोचा तुम लोगों ने? भाई हीटर मशीन है क्या? हाँ, देखो भाई, हीटर हीटर इज नॉट ए मशीन। ओके, यस सर। नॉट ए मशीन। बट सर वो कन्वर्ट तो कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, बट वो क्या है कि इफिशिएंट नहीं है। अगर उसकी, अगर मशीन की डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखें तो दैट इज नॉट दैट मच इफिशिएंट। वो कैसे होगा कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, फॉर एग्जांपल कोई हीटर है अपने पास में 1000 वॉट का। अभी वॉट और इन सब से चीजों से फेमिलियर हो गए ना अपन लोग, पावर वगैरह से। तो 1000 वॉट का कोई हीटर है अपने पास में, तो आप उसको रन कर रहे हो आप, तो जो अमाउंट ऑफ हीट दैट इज जनरेटिंग, द अमाउंट ऑफ हीट वो हीटर जो जनरेट कर रहा है, वो उस 1000 वॉट के कंपैरिजन में आप उसको कितने ही चला लो, वो उतनी एनर्जी को, मतलब जितना कंज्यूम कर रहा है उतना डिलीवर नहीं करेगा वो। तो जो इफिशियंसी है वो 0 से 1% ही रहेगी। तुम 1000 वॉट का हीटर अगर अपन जला रहे हैं, बात आ रही है मेरी समझ में, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? उसी 1000 वॉट से अपन कुछ दूसरी चीज भी, मतलब पर्पसली रन कर सकते हैं। मतलब इकोनॉमिकल नहीं है वो। हाँ, तो वो एक मशीन की डेफिनेशन के फॉर्म में वो नहीं आएगा वो हीटर। हाँ, बट वो एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है, बट तो उसकी इफिशियंसी अब वो 1% भी नहीं है, 0.00009% होगी उसकी इफिशियंसी। वहीं आप 1000 वॉट को किसी दूसरी और दूसरी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो आप। सर टेलीविजन हो सकता है क्या एग्जांपल? नहीं, टेलीविजन भी नहीं हो सकता एग्जांपल। टेलीविजन भी नहीं हो सकता एग्जांपल, बिकॉज द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन शुड बी। अब जैसे आप 100% आप किसी से इनपुट ले रहे हो, किसी मशीन से, मतलब दो टाइप की मशीन है अपने पास में, मोटर या जनरेटर। मोटर मतलब इलेक्ट्रिकल, मोटर का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल आउटपुट। और जनरेटर में मतलब मैकेनिकल आउटपुट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर में इनपुट जो रहेगा वो मैकेनिकल रहेगा, और जो आउटपुट रहेगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहेगा। तो जो मशीन है दैट शुड बी दैट मच इफिशिएंट कि जितना इनपुट अपन ने दिया है, जितना इनपुट अपन ने दिया है उतना अपन को उसके मतलब कंपेयर में कुछ आउटपुट मिले। मतलब अब जैसे ट्रांसफॉर्मर है, दैट इज 87% इफिशिएंट। ट्रांसफॉर्मर की जो इफिशियंसी है मशीन की, वो 85 से लेके 87% होती है।
और वही सबसे इफिशिएंट मशीन है। और वहीं आप देखो, जब डायनामिक मशीन्स की अपन बात करें, मतलब रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स की अगर अपन बात करें, तो वो रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स में अपना जो इफिशियंसी है वो इतना नहीं होता है, 60-70% बस। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर, जब वो जाके मशीन कहला रही है वो। ये पॉइंट समझ में आया तुम लोगों को? आगे बढ़े। सर हाँ, सर जो फैंस यूज होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? घर में जो फैंस और वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो मशीन की कैटेगरी में आएंगे। फैन, उसके अंदर मशीन लगी हुई होती है, फैन से मशीन। ओके। फैन, हाँ, फैन से मशीन। बिकॉज वो मतलब जितना इनपुट ले रहे हैं उसके कंपैरिजन में आउटपुट तो वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो उतना। सर फैन तो मोटर ही हुई ना। फैन मोटर हो जाएगी ना, इलेक्ट्रिकल इनपुट और मैकेनिकल आउटपुट दे रहा है वो मोटर हो जाएगी, बिल्कुल सही है। फैन इज एग्जांपल ऑफ मोटर, और मोटर तो अपनी मशीन है ही। यस। Okay. तो अभी डायनामिक मशीन, ये तो अपना स्टैटिक मशीन हो गया, ट्रांसफॉर्मर, स्टैटिक इंडक्शन, राइट। इट वर्क्स ऑन द प्रोसेस ऑफ स्टैटिक इंडक्शन, है ना, या म्यूचुअल इंडक्शन बोल दो या इंडक्शन बोल दो आप। अब डायनामिक मशीन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायनामिक मशीन। पहला है अपना लीनियर मोशन मशीन, लीनियर मोशन मशीन, और सेकेंड वन इज रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन, रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन। अभी लीनियर मोशन मशीन का एग्जांपल बताओ भाई, व्हाट इज द एग्जांपल फॉर लीनियर मोशन मशीन? जल्दी। बता रहा है कोई? सर एलिवेटर। एलिवेटर, हाँ, एलिवेटर हो सकता है। लीनियर मोशन मशीन का एग्जांपल एलिवेटर हो सकता है। रोबोट भी हो सकता है। रोबोट भी हो सकता है। एक मिनट यार। हाँ भाई, ठीक है। लीनियर मोशन मशीन में वैसे अपन लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी भी आप लोगों को? यस सर। यस सर। हाँ, लीनियर मोशन मशीन में अभी अपन को इन डेप्थ इतना जाना नहीं है, वो दैट इज पार्ट ऑफ हायर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, राइट। सो जैसे एलिवेटर है, एलिवेटर का जो एग्जांपल दिया है दैट कैन बी लीनियर मोशन मशीन एग्जांपल, बट एलिवेटर्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, सुना है तुम लोगों ने पीएलसी और स्काडा का नाम सुना है कभी? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल एंड स्काडा, पीएलसी एंड स्काडा। नो सर। नहीं, पीएलसी इज ए सॉफ्टवेयर, पीएलसी इज ए सॉफ्टवेयर विच वर्क्स ऑन स्काडा। मतलब वो एक लीनियर मोशन मशीन का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कन्वेयर बेल्ट है। कहीं देखा है तुमने कन्वेयर बेल्ट? आटा चक्की देखी है? यस यस सर। यस सर। है ना, उसमें देखो आप एक ही टाइप का मोशन होता है, वो जो बेल्ट रहता है वो। अब उसमें आप चाहो तो उसको सीधा भी घुमा सकते हैं, टू एंड फ्रो भी कर सकते हैं, मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम रहा है। वो एक मशीन का एग्जांपल है, दैट इज एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन मशीन। ऑल्दो उसके अंदर दूसरी, मतलब वी आर यूजिंग इंडक्शन मशीन इन दैट, बट उसका जो मोशन है वो एक जैसा ही है, और स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं तो। और उसी तरह से जो एक्सीलरेटर है अपना, एक्सकलेटर वगैरह जो होते हैं, मॉल्स वगैरह में अपने देखे एक्सकलेटर, तो उसमें भी एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोग्रामिंग होती है कि उनको एक ही स्पीड पे वर्क करना है। मतलब आप उसमें स्पीड कम ज्यादा कर सकते हो बाय चेंजिंग द प्रोग्रामिंग ऑफ दैट, मतलब उसमें टाइमर सर्किट लगा के अपन उसका प्रोग्रामिंग चेंज कर सकते हैं, स्पीड या कम ज्यादा कम हो सकता है उसका, कि इतने टाइम के लिए उसको इतनी स्पीड पे चलना है, इतने टाइम के लिए इतनी स्पीड पे चलना है।
तो दैट कैन बी एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन मशीन। रोबोट हो गया है ना, रोबोट को आप एक इंस्ट्रक्शन दो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक रोबोट आपने बनाया, उसको बोला कि आपने 2 लाइन बना दी है ब्लैक और व्हाइट, तो उसको सिर्फ ब्लैक ब्लैक पे ही चलना है। लाइन फॉलोवर अगर आपने बनाया है तो उसको सिर्फ ब्लैक पे चलना है, तो वो ब्लैक पे स्ट्रेट लाइन पे ही वो चलता रहेगा रोबोट। ये जो भी उसकी प्रोग्रामिंग है कि भाई उसको ब्लैक कलर को फॉलो करना है, तो जितनी एनर्जी आप उसको, मतलब रोबोट के अंदर जितना मतलब एनर्जी रहेगी है ना, उतनी एनर्जी को 100% कंज्यूम करेगा। ओके, लीनियर मोशन उसके अंदर। अब लीनियर मोशन का ग्राफ मालूम है ना आप लोगों को कैसा रहता है, और वीआई कैरेक्टरिस्टिक अगर अपन बनाए तो ये लीनियर हो जाएगा ना अपना, बना नहीं, ये लीनियर हो जाएगा यस सर। है ना, अगर करंट और ये बनवाए, ये लीनियर मोशन। ठीक, तो ये सब एग्जांपल ध्यान में रखें यार आप लोग। ओके, अब रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन जो है वो 2 टाइप की होती है। डीसी मशीन एंड एसी मशीन। राइट, है ना, डीसी मशीन, एसी मशीन, डीसी मशीन एंड एसी मशीन। डीसी machine also comprises of 2 types, motor, मोटर, जनरेटर। generator, और एसी मशीन के अंदर भी एसी मशीन, अच्छा 2 टाइप की होती है, कौन कौन सी? एसी मशीन 2 टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है? इंडक्शन। इंडक्शन सही बोल रहे हो, और नेहा यस सर। बताइए, होमवर्क करा होगा ना थोड़ा सा, लास्ट वर्किंग क्लास में मैंने सबको बोला था मशीन अपन लोग पढ़ेंगे। प्रतीक, प्रतीक सिंह, यस सर। हाँ भाई बताओ। सिंक्रोनस। सिंक्रोनस सही है। लिख लो इसको, एसी मशीन आर ऑफ 2 टाइप्स, इंडक्शन और सिंक्रोनस। बेसिकली जो लीनियर मोशन मशीन के एग्जांपल है, दैट कैन बी द एग्जांपल ऑफ सिंक्रोनस मशीन आल्सो, सिंक्रोनस मशीन आल्सो। इंडक्शन मशीन के अंदर भी 2 टाइप रहेंगे भाई, मोटर और जनरेटर, और सिंक्रोनस के अंदर भी 2 टाइप, मोटर एंड जनरेटर, मोटर एंड जनरेटर, मोटर जनरेटर। सो अब इंडक्शन का एग्जांपल, इंडक्शन का एग्जांपल इंडक्शन मशीन का एग्जांपल नहीं बताओगे, नहीं बताओगे? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो, बताओ यार जल्दी, फिर 1 to 1 इंटरेक्शन रहेगा तो सही रहेगा, आगे बढ़े फिर फटाफट अपन। देखो अपनी पानी की मोटर हो गई है ना, दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, है ना, फेडेरस लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। वो 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 इंडक्शन का एग्जांपल है। फैन है इंडक्शन का एग्जांपल। बेसिकली अपन जो जनरल अपने डे टू डे लाइफ में जो मशीन्स यूज कर रहे हैं ना, दे आर दी परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इंडक्शन मोटर। ओके, इंडक्शन मोटर या इंडक्शन मशीन। सिंक्रोनस, सिंक्रोनस मशीन के एग्जांपल जल्दी, आर्ची बताओ। सर नहीं आइडिया है। व्हाट डू यू मीन बाय सिंक्रोनस?
सिंक्रोनस का इंग्लिश मीनिंग बताओ तुम। अरे यार ऐसे मत करो। सिंक्रोनस मतलब जो एक जैसी सिंक्रोनाइज्ड चीज होती है ना, एक जैसी स्पीड पे चलता रहा है जो सिंक्रोनसली बोलते हैं ना सेम ऐसा। स्पीड। हाँ, जो कांस्टेंट टाइप का टाइप्स रहे, मतलब वो इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती रहे और सिंक्रोनसली वो चलते रहे, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गई। जितना आप उसको बैटरी में जितना बैटरी से जितना इनपुट ले लेगा वो व्हीकल उतना ही ट्रेवल कर पाएगी वो। सर एक एग्जांपल मिला है स्टेपिंग मोटर करके। स्टीपर मोटर, स्टीपर मोटर होता है। सर स्टेपिंग मोटर करके है। स्टेपिंग मोटर, अच्छा क्या है स्टेपिंग मोटर? सर वही बोल रहा हूँ कि मतलब स्टेपिंग मोटर करके है गूगल पे सर, एक एग्जांपल। स्टेपिंग मोटर, हाँ वो सिंक्रोनस मशीन का एग्जांपल तो है ना। बेसिकली उसका फंक्शन तो बताओ कि क्या होता है। हाँ, दैट कैन बी ए सिंक्रोनस मोटर, ओके, हाँ सही बोल रहे हो आप। सर ब्रशलेस। ब्रशलेस BLDC, ब्रशलेस डीसी मोटर है ना। ब्रशलेस भी होती है हाँ मशीन में। अपन बात करेंगे कि भाई ब्रशलेस क्या होता है ना। तो देखो बेसिकली सिंक्रोनस मशीन एक ऐसी इलेक्ट्रिकल मशीन हो जाएगी जिसकी, अच्छा कोई भी मशीन है तो उसके अंदर रोटेटिंग पार्ट इन्वॉल्व तो रहेगा ही रहेगा। कोई भी मशीन है उसके अंदर रोटेटिंग पार्ट तो इन्वॉल्व है ही है। अपनी स्टैटिक मशीन के अंदर नहीं है, ट्रांसफार्मर के अंदर रोटेटिंग पार्ट इन्वॉल्व नहीं है। बट अपनी डायनेमिक मोशन, डायनेमिक मशीन, लीनियर मोशन मशीन हो गई या रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन हो गई, उसके अंदर रोटेटिंग पार्ट तो इन्वॉल्व है। ओके, सो अभी सिंक्रोनस मशीन एक ऐसी मशीन हो जाएगी भाई, इलेक्ट्रिकल मशीन। सिंक्रोनस मशीन इज दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन हुज रोटेटिंग स्पीड इज प्रोपोर्शनल, whose rotating speed is proportional to frequency, whose rotating speed is proportional to alternating current, या जो भी सप्लाई अपन दे रहे हैं उससे, ठीक है। और वो जो लोड जो उसके अक्रॉस में अपन लगाएंगे वो उससे इंडिपेंडेंट रहेगी वो, ये भी अपन बोल सकते हैं। तो स्पीड दैट कैन बी प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इसको याद रखें, सिंक्रोनस को इस तरह से याद रखें। अभी स्टैटिक मशीन के बारे में थोड़ा सा लिख लो, आप भूल गए होगे तो थोड़ा सा लिख लो इसको। स्टैटिक मशीन, इसमें इन विच मोशन ऑफ द पार्ट, इन विच द मोशन ऑफ द पार्ट, इलेक्ट्रिकल मशीन इन विच मोशन ऑफ इट्स पार्ट्स आर not involved. Okay, static induction generates from AC current. Static induction generates from AC current, causing the change in the magnetic flux, and which results in inducing of EMF. So this is the principle of transformer. Static induction generator from AC current causing the change in magnetic flux and EMF to induce. Example will be transformer. Transformer is a machine which works on the principle of Faraday's law of electromagnetic induction, और उसके अंदर मोशन ऑफ द पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। और क्या करता है वो, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन फ्लक्स एंड ईएमएफ टू इंड्यूस। तो इसका कलेक्टिवली मीनिंग क्या होगा भाई, कि जो ट्रांसफॉर्मर है दैट इज ए पावर कन्वर्टिंग डिवाइस, जो प्राइमरी एंड से सेकेंडरी एंड तक पावर को ट्रांसफर करता है। मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक पावर को ट्रांसफर करता है। कैसे? उसके अंदर चेंज करके, या तो उसको स्टेप अप करेगा या उसको स्टेप डाउन करेगा, ठीक है। बात आ रही है समझ में ट्रांसफॉर्मर के बारे में? अभी ट्रांसफॉर्मर ही करेंगे अपन लोग, पहले सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर ही करेंगे अपन। तो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है भाई? It transfers the electrical power from one circuit to another. It does it by increasing or decreasing the voltage or by decreasing or increasing the current.
मतलब वोल्टेज अगर कम रहेगा ट्रांसफार्मर में तो करंट ज्यादा रहेगा। और क्या लॉ हो गया उसका, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेरेडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, पहला तो सेल्फ इंडक्शन और दूसरा म्यूचुअल इंडक्शन। तो अभी अपन ट्रांसफार्मर से ही स्टार्ट करेंगे वैसे बेसिकली तो, पर अभी आप स्टैटिक मशीन की डेफिनेशन लिख लिया आपने, मशीन का ओवरव्यू अपन ले लेते हैं। अपन डायनामिक मशीन इज ए मशीन इन विच लीनियर और रोटेटरी मोशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायनामिक इंडक्शन, दैट इज द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ईएमएफ टू इंड्यूस्ड। डायनामिक मशीन में भी लिख लो आप, डायनामिक मशीन में भी लिख लो आप, इलेक्ट्रिकल मशीन इन विच आइदर लीनियर और रोटेटरी मोशन इज रिस्पॉन्सिबल, लिख दें क्या, इलेक्ट्रिकल machine in which either linear or rotatory motion is responsible dynamic induction, that is changing magnetic flux phi and resulting in inducing EMF. So induced EMF. Okay, further they are classified on the basis of motion of machinery parts, that is linear motion machine and rotatory motion machine. Okay, so dynamic machines performing rotatory motion that can be operated on AC as well AC or DC motors. मतलब they can be performed as AC और DC, AC और DC मोटर और जनरेटर के फॉर्म में अपन जो डायनामिक अपना जो डायनामिक मशीन है that can perform rotatory motion and can be operated as AC और DC motors और generators. डायनामिक मशीन के अंदर रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन that can perform the rotatory motion and can be operated on DC and AC as motors and generators. बात आ गई समझ में? सर ये डायनेमिक इंडक्शन दैट इज, इसके आगे क्या है? दैट इज चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। जल्दी जल्दी में लिख दिया था यार, तुम लोग फटाफट लिख, मैं साथ में बोलता हूँ ना तो साथ में लिख लिया करो, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये चीजें तो अपन डालेंगे अभी उसके ऊपर, रोल के ऊपर भी मिल जाएगा तुमको। पेज चेंज कर दूं? यस सर। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपन लोग अभी चालू कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर हेडिंग डालो। स्टैटिक मशीन, अब देखो यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 दोनों एक साथ ही अपनी अभी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। ट्रांसफॉर्मर जैसे कंप्लीट होगा ट्रांसफॉर्मर मैग्नेटिक सर्किट्स, तो यूनिट नंबर 4 अपना कंप्लीट हो जाएगा। मशीन जो है, मशीन में तीनों टाइप की मशीन्स में करवा दूंगा आपको, मतलब एसी और डीसी मशीन्स दोनों करवा दूंगा। तो डीसी मशीन और एसी मशीन में इंडक्शन और सिंक्रोनस अपन देख लेंगे। तो यूनिट नंबर 3 और 4 एंड 5 दोनों एक साथ अपनी अभी कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी कलेक्टिवली अपन लोग दोनों को एक साथ ही चला रहे हैं। तो उसके अंदर अपन ट्रांसफॉर्मर को पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर हेडिंग डालो। तो व्हाट आर द कंटेंट वी आर गोइंग टू सी इन ट्रांसफॉर्मर, व्हाट आर द कंटेंट वी आर गोइंग टू सी इन ट्रांसफॉर्मर। डाली हेडिंग सभी लोगों ने? पहला तो अपन लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, देन कंस्ट्रक्शन। अब इसको इस तरह से डिजाइन किया अपन ने कि ट्रांसफॉर्मर एक ही बार में अपना खत्म हो जाए। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, और फोर्थ वन इज ईएमएफ इक्वेशन। ईएमएफ इक्वेशन
अच्छा एक और चीज अपन इसमें देख लेंगे, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, जो बेसिकली इंपॉर्टेंट है, लॉसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर जो अपन टेस्टिंग करते हैं, जस्ट बिकॉज उसके अंदर कोई मशीन है भाई, तो मशीन के अंदर लॉस तो आएगा ही आएगा ना, मशीन है उसके अंदर लॉस तो आएगा ही आएगा, सही बात है। तो लॉसेस आएगा तो लॉसेस को टेस्ट करना पड़ेगा अपन को। तो व्हाट आर द टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, मतलब दे आर वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट इन ट्रांसफॉर्मर्स, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट इन ट्रांसफॉर्मर बिकॉज इट्स अ मशीन, तो इसके अंदर बहुत सारे टेस्ट अपन लोग कर सकते हैं, बट बेसिकली अपन को बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कौन से टेस्ट अपन को टेस्ट के ऊपर एम्फेसिस करना है, विच टाइप ऑफ टेस्ट वी आर गोइंग फ्लक्स लीकेज, जी। सर ट्रांसफार्मर में फ्लक्स लीकेज होता है। सर ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अच्छा तो ये ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट कौन कौन से लॉसेस से होते हैं, अब जब ये 5th पॉइंट आएगा ना तब अपन लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, तुम लोग होमवर्क करके रखना, तो 1-to-1 डिस्कशन होगा। और अपने ट्रांसफॉर्मर के टेस्ट भी हैं, मतलब क्या बोलते हैं, लैब एक्सपेरिमेंट्स भी हैं, तो वो भी अपन साथ में निपटा लेंगे उसको, तो 2 एक्सपेरिमेंट्स वो भी हो जाएंगे, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट, लॉसेस के बारे में बात हो जाएगी, है ना, पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं वो सब अपन डिस्कस कर लेंगे, तो तुम लोग थोड़ा सा होमवर्क करके रखना उसको, तो फिर जब क्वेश्चन अराइज होंगे ना तो अच्छे से क्लियर होगा चीजें। आगे बढ़े, अभी ये 5th पॉइंट है, ये अपन देखेंगे 5th पॉइंट में, मतलब लास्ट में देखेंगे, तो 2-4 दिन में आएगा ये वाला पॉइंट। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मर की, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं अपन लोग ट्रांसफॉर्मर की। ट्रांसफॉर्मर बेसिकली है क्या चीज, ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक और स्टेशनरी डिवाइस, स्टेशनरी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक और स्टेशनरी इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक और स्टेशनरी इलेक्ट्रिक डिवाइस। अब भाई ये चीजें, ये क्या कर सकता है ट्रांसफॉर्मर अपना, ट्रांसफॉर्मर क्या क्या चीजें कर सकता है, डायरेक्ट पॉइंट वाइज ही लिख दूं क्या, स्टेशनरी डिवाइस, इसमें यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, विच कैन ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर, विच कैन ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर। ओके, अब ये कैसे कर सकता है, ये डज दिस बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द वोल्टेज, बाय डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग द करंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, ट्रांसफॉर्मर के केस में जो वोल्टेज है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, it does it by increasing or decreasing the voltage by decreasing or increasing the current, ये पॉइंट याद रखें हमेशा। ओके, और जो ट्रांसफॉर्मर में, ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन एसी, ट्रांसफॉर्मर डीसी पे वर्क नहीं करते हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन होता है कि भाई व्हाई ट्रांसफॉर्मर कैन नॉट वर्क ऑन डीसी, सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाई ट्रांसफॉर्मर डजंट वर्क ऑन डीसी, क्वेश्चन सुनाई दिया। यस सर। ट्रांसफॉर्मर एसी के ऊपर वर्क करते हैं, है ना, लेकिन उसको डीसी के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल कोई है भाई, जैसे शुभम है, शुभम ने सोचा कि भाई ट्रांसफॉर्मर को अपन सप्लाई तो देनी है, कनेक्ट करके प्लग इन तो करना है, तो डीसी में लगा दिया अपन ने, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मतलब आप लोग तैयार करके रखेंगे कि ट्रांसफॉर्मर को अगर डीसी में अपन ने लगा दिया तो क्या होगा उसके साथ, ट्रांसफॉर्मर के साथ क्या हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर को अगर डीसी में लगा दिया अपन ने, तो क्या होगा उसके साथ में, बताओ, चलो अभी बताओ तुम लोग, अभी बताओ कि क्या होगा ट्रांसफॉर्मर को अगर डीसी में लगा दिया तो अपन।
सर हाँ डीसी से तो चेंज इन फ्लक्स नहीं होगा जिससे ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल में। तो ट्रांसफॉर्मर में कोई चेंज नहीं आएगा क्या? ट्रांसफॉर्मर में कोई चेंज आएगा? चलो इसके बारे में पता करना, ठीक है, कि क्या होगा उसके साथ, ट्रांसफॉर्मर के साथ में। सभी लोग किसी से पूछ सकता हूं मैं? ओके, सो ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन एसी, तो कोई ना कोई इसके एसी है तो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी वाला कोई सीन तो रहेगा ही रहेगा। सो ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस, स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस which can transfer electrical power from one circuit to another, and does it by increasing or decreasing the voltage, by decreasing or increasing the current. Also does this without change in frequency, without change in frequency. Okay, और what is the process? अभी इन सब चीजों के बीच में क्या प्रिंसिपल क्या रहेगा? accomplishes this by electromagnetic induction. Okay, this can be the definition of transformer is a static device which works on the principle of Faraday's law of electromagnetic induction. डेफिनेशन बना पा रहे हो आप लोग अभी इससे? कौन बताएगा मेरे को? शुभम तुम बताओ, चलो तुम्हारा नाम आ गया अभी, तो तुम बताओ शुभम। हाँ सर, एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। नहीं क्वेश्चन नहीं, अभी ये सारे पॉइंट्स लिखे कि नहीं लिखे तुमने? ये जो सामने लिखे हुए हैं कॉपी में लिखे थे इनको? नहीं लिखे? नहीं सर, आज नोट नहीं कर रहा हूँ, तबीयत खराब है थोड़ा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ सर, उसको बाद में। ठीक है, कौन बताएगा? सार्थक आप बताओगे? वैशाली? सर मैं बताऊं? यस सर। ठीक है ना, बात पूछते हैं। वैशाली ने बोला अभी। हाँ वैशाली, चलो डेफिनेशन बना दो इसकी फटाफट, 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, तो ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन बना दो एक परफेक्ट वाली। Okay, sir. बनाओ। Transformer is a static or electrical device which can transfer electrical energy from one circuit to another circuit, or by changing, increasing or decreasing the voltage, then the current is increasing or decreasing, and thus by changing in magnetic flux in the magnetic flux, then induced EMF is produced in the secondary coil. चलो ठीक है, ध्रुव बताओ, आप बताओ। ठीक है वैशाली, है ना? सही है। Yes, sir. A Okay. transformer is a device which works on the principle of Faraday laws of electromagnetic induction. It is a static or stationary electrical device which can transfer electrical power from one circuit to another. It does so by increasing or decreasing the voltage, by decreasing or increasing the current at the same time. And the frequency in the transformer is constant. The frequency of the Yes, sir. transformer is constant. ठीक है ना? तो ये इस टाइप की डेफिनेशन बना लेना, और उसमें अपनी क्लास नोट्स वाली कॉपी में लिख लेना आप लोग, जो कि आपको सबमिट करना है, मतलब फोटो खींच के एट द एंड ऑफ द सेशन, जब मैं सेशनल मार्क्स बनाऊंगा तब। अच्छा, फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो 2 टाइप के इंडक्शन होते हैं, वन इज सेल्फ इंडक्शन, अनदर वन इज म्यूचुअल इंडक्शन। वन इज सेल्फ इंडक्शन एंड अनदर वन इज म्यूचुअल इंडक्शन। वो एक बार मैंने तुम लोगों को वायर को रोटेट करके बताया था ना, 2 पेन को मैंने लगा के कंडक्टर, और उसके बाद में फिर अक्रॉस द एंड्स अगर अपन वोल्टमीटर लगाते हैं, देन विल गेट द स्लाइट ईएमएफ। बताया था मैंने एक बार, वायर को रोटेट करके देखा था क्लास में, तो मतलब थे आप लोग, थे मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स थे उस टाइम पे, 50-55 बच्चे बैठते थे क्लास के अंदर। प्रोसेस ऑफ इंडक्शन बताया था ना मैंने? प्रोसेस ऑफ इंडक्शन तो बताया था ना भाई? कोई बताएगा व्हाट इज Yes, प्रोसेस? sir. ठीक है, उसको रिकॉल कर लेना है ना। ये फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 2 टाइप के हैं, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन मतलब
अब देखो जिसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो सेल्फ ही होगी, म्यूचुअल इंडक्शन होगा कि मतलब एक के कारण किसी और में ईएमएफ इंड्यूस होगी। ओके, तो ये दैट इज ए बेसिक थिंग, ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब अपन ने इंडक्शन का प्रोसेस पढ़ा था। तो अभी अच्छा एक क्वेश्चन आता है अपने पास में, एक क्वेश्चन आता है वाई ट्रांसफॉर्मर, वाई ट्रांसफॉर्मर, एक ट्रांसफॉर्मर एक मशीन अपन ने क्यों बनाई इससे, मतलब क्यों ट्रांसफॉर्मर की जरूरत क्यों पड़ी अपन को, वाई ट्रांसफॉर्मर। Sir, because it transfers the electrical energy from one circuit to another with more efficient way. अभी एक मिनट रुको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें अपन तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कोई सा एक फॉर्म बताओ आप। करंट की बात कर लें, करंट या वोल्टेज की। ठीक है, अब क्या बोला तुमने कि एक मतलब अपनी डेफिनेशन के हिसाब से वही वो एक सर्किट से दूसरे सर्किट में क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफर करता है। एक ट्रांसफॉर्मर अपन ने बीच में लगा दिया, ठीक है, तो डायरेक्ट अपन वायर वायर कनेक्ट करके नहीं कर सकते क्या ये चीजें, डायरेक्ट वायर कनेक्ट करो और सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ सर अगर हम वायर लंबा कनेक्ट करेंगे उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इस चक्कर में उसका लॉसेस ज्यादा हो सकते हैं। हाँ, ये बात तो सही बोल रहे हो आप, ये बात तो सही बोल रहे हो आप। तो कितना लंबा वायर, कितने लंबे वायर में कितने लॉसेस हो जाते हैं। सर वो लेंथ के हिसाब से डिपेंड करता है सर, ऐसा एग्जैक्ट तो नहीं पता सर, एग्जैक्ट तो नहीं पता, मतलब इसका कुछ रेंज होगा। तो जब जब इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हुआ था, मतलब सबसे पहले जो डीसी डीसी बना था ना अपना, डायरेक्ट करंट अपना बना था, उसके बाद एसी आया था। तो डीसी डीसी में तो ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती ही नहीं है। ट्रांसफार्मर अगर आप एक बैटरी आपने लगा ली और यहाँ से आपको 2 किलोमीटर तक भी करंट को अगर फ्लो करवाना है तो करवा तो पाओगे आप, एक बड़ी बैटरी लगा ली तो फिर ट्रांसफार्मर की क्यों जरूरत पड़ रही है अपन को। ट्रांसफार्मर देखा है सभी लोगों ने, ट्रांसफार्मर देखा है सभी लोगों ने, किस किस ने। और उसमें लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है ना सर एनर्जी का। तो डीसी में तो कम होते हैं ना लॉसेस, डीसी में तो डायरेक्ट करंट, उसमें लॉसेस तो बहुत कम होते हैं डीसी में एज कम्पेयर टू एसी। बट सर फिर अपना डीसी से वैसा चलते नहीं है बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स। आप कन्वर्टर लगा लो एक छोटा सा, एसी के ऊपर अभी सारे इंस्ट्रूमेंट्स एसी एसी के लिए डिजाइंड है। जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स है इंडिया के अंदर या कहीं भी आप बात करें तो सारे पैरामीटर्स एसी के लिए डिजाइंड है। अपन डीसी के लिए डिजाइन कर लें भाई, डायरेक्ट एसी के लिए क्यों कर रहे हैं अपन। सर एसी में क्योंकि सर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन हो जाता है इस वजह से। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन हो जाता है एसी में, आप ये सही बात बोल रहे हो। डीसी में अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन का मतलब यही तो एक बहुत बड़ा रीजन था, मतलब एसी और डीसी में जो फाइट हुई थी सबसे बड़ा रीजन यही था, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन का। बाकी इफिशियंसी पॉइंट ऑफ और सस्ता मैनेजमेंट और बहुत सारी चीजें थी, वो अपन करेंगे बाद में, एसी और डीसी के बारे में बात कर लेंगे कभी। अभी तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर की जरूरत क्यों पड़ी। ट्रांसफार्मर अभी सभी लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, किस किस ने नहीं देखा है, तो मैं दिखाऊं तुम लोगों को अभी ट्रांसफार्मर। आशी ट्रांसफार्मर देखा है तुमने। अब है आलोक, कितने लोग क्लास Yes, अटेंड sir. कर रहे हैं यार, यस सर। देखा है ना फिर भी। देखो फिर भी दिखा देता हूँ मैं, है ना, एक ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ खुला मेरे पास में, वीडियो दिख रहा है मेरा, ये देखो, दिस इज अ ट्रांसफार्मर ये, दिख रहा है। ये वाला जो पार्ट है इसका ट्रांसफार्मर का, ये वाला जो पार्ट है ट्रांसफार्मर का, ये इसका कोर हो गया, दिस इज ए कोर, कोर फॉर ट्रांसफार्मर। और ये वाला और ये जो दोनों पार्ट है अपने, ये वाले और ये वाले,
दिस आर दी वाइंडिंग्स। ठीक, अभी इस तरह का ट्रांसफॉर्मर रहता है, बताता हूँ तुम लोगों को, जब कंस्ट्रक्शन पॉइंट पे आएंगे ना अपन लोग, तब अच्छे से वो डिस्कस करेंगे कि क्या होता है ट्रांसफॉर्मर। इसको ओपन करके देखेंगे अपन लोग, अगर ओपन कर पाए तो। ठीक है, तो अच्छा, ट्रांसफॉर्मर क्यों जरूरत है भाई, ट्रांसफॉर्मर की क्यों जरूरत पड़ गई इंडिया में? ट्रांसमिशन लाइन का एग्जांपल तो सही बोला है आपने, सही बोले, ट्रांसमिशन लाइन वाला एग्जांपल। तो देखो, इन इंडिया, इन इंडिया जो मैक्सिमम जनरेशन है, मैक्सिमम एनर्जी जो जनरेट कर पाते हैं अपन लोग, है ना, जैसे इंडिया में 3.3 केवी सुना है तुम लोगों ने, 6.6 केवी भी सुना होगा, 11 भी सुना होगा। तो एनर्जी जो जनरेट कर पाते हैं अपन लोग, एनर्जी दैट कैन बी जनरेटेड, दैट इज 33 केवी, ये मैक्स है। 33 केवी, दिस इज मैक्स। बताओ भाई, हाँ या ना तो बोलो यार। हेलो, यस सर। यस सर। 33 केवी ये मैक्सिमम जनरेशन है ना, बट अपन ने ये भी सुना है कि 133 केवी की लाइन होती है, 111 केवी भी अपन ने सुना हुआ है, सुना है ना कि भाई ट्रांसमिशन लाइन है ये। 66 केवी की लाइन भी सुना है अपन लोगों ने, मतलब 100 से 133 तक भी अपन लोगों ने सुना है, 133। लेकिन इतना जनरेशन तो होता नहीं है, इतना जनरेशन होता नहीं है, जनरेशन सिर्फ इतना होता है। तो अगर भाई, अगर ज्यादा अपन को एनर्जी को जनरेट करना पड़ेगा, तो जनरेटर का साइज भी बढ़ जाएगा। इफ मोर एनर्जी इज जनरेटेड, तो द साइज ऑफ द जनरेटर वो इंक्रीज हो जाएगा, साइज ऑफ द जनरेटर इंक्रीज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा भाई? अब एक पावर प्लांट में आप देखो कितने बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं। कोई एक पावर प्लांट है जो किसी एक बहुत बड़ी सिटी को अगर एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके जनरेटर्स बहुत बड़े बड़े होंगे। यस सर। और जनरेटर्स जो हैं वो करंट का प्रोडक्शन करते हैं। जनरेटर्स आर दी एग्जांपल फॉर दी करंट सोर्स, तो करंट का प्रोडक्शन करते हैं, तो साइज ऑफ द जनरेटर बढ़ जाएंगे। तो अपन को इतने बड़े साइज ऑफ जनरेटर अपन को चाहिए नहीं। अब अपन क्या करेंगे? ट्रांसफार्मर का एक प्रिंसिपल तो अपन को मालूम है ना, ट्रांसफार्मर का एक प्रिंसिपल तो अपन को मालूम है, वो स्टेप अप और स्टेप डाउन कर देता है। कि भाई अगर अपन ने एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया है अक्रॉस दी जनरेटिंग स्टेशन, मतलब जनरेटिंग एंड के साइड में अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर अपन लगाते हैं, मतलब पहले जनरेटिंग स्टेशन रहेगा, फिर उसके बाद स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाएंगे, जैसे 33 केवी जनरेट किया उसने, फिर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के अपन उसको 66 केवी या एक 133 केवी में अगर अपन उसको कन्वर्ट करते हैं, तो फिर उसका क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन पॉसिबल है। और रिसीविंग एंड पे अपन लोग एक और ट्रांसफार्मर लगा लेंगे स्टेप डाउन, तो अपन को जितना रिसीव करना है उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी अपन लोग रिसीव कर लेंगे। भाई 11 केवी का सब स्टेशन है आपका, तो आपको 133 केवी आ रहा है, तो 11 केवी को आपको रिसीव करना है, तो अक्रॉस द रिसीविंग साइड आप 11 केवी का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाओ। ओके, अब ये 11 केवी का जो सब स्टेशन है वो आपका वो 11 केवी एनर्जी प्रोवाइड को रिसीव 11 केवी एनर्जी को प्रोवाइड कर रहा है जितना वो रिसीव कर रहा है। लेकिन अपने घर में अपने को चाहिए 230 वोल्ट, या तो 11 केवी आ रहा है, तो उससे पहले एक और ट्रांसफार्मर लगा रहता है, दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। वो भी एक टाइप का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जिसके जब अपन सब स्टेशन से रिसीविंग जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, मतलब वो जो रिसीविंग एंड है, वहां पर भी अपन को एक जैसे 440 वोल्ट सुना है ना तुमने, 440 केवी की लाइन आ रही है, तो यस सर। वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक आ रही है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से फिर वो स्टेप डाउन होके 230 अपने घरों में आती है। लेकिन प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुआ? 33 केवी का जनरेशन हुआ, देन उसको अपन ने कन्वर्ट किया 133 में, देन उसको रिसीव किया अपन ने अपने जितनी कैपेसिटी का सब स्टेशन है। फॉर एग्जांपल 11 केवी का है, तो अपन ने 11 केवी में उसको रिसीव किया विद द हेल्प ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। लेकिन 33 केवी से उसको अपन ने
इंक्रीज किया विद द हेल्प ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ओके, तो उसके कारण क्या हुआ कि भाई जो साइज ऑफ द कंडक्टर है, ओ सॉरी जनरेटर है, वो उतना का उतना ही रहा। अब क्या होता है कि ड्यूरिंग ट्रांसमिशन I²R जो है, मतलब कॉपर लॉसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, I² लॉस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। अब I²R लॉस कहाँ इंक्रीज होंगे भाई? जहां पर करंट की वैल्यू ज्यादा रहेगी, हेलो, सो गए क्या सभी लोग? यस सर। अभी नेक्स्ट क्लास भी होगी ना तुम लोगों की, अपन है ना ये वाई ट्रांसफॉर्मर, अब इसको अपन कल देखते हैं, है ना। अभी इसमें क्या है कि देखो करंट की वैल्यू ज्यादा है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था तुमको कि अपन लोग है ना ट्रांसफॉर्मर की मदद से अपन वोल्टेज का ट्रांसमिशन कर सकते हैं, क्योंकि अपन ने पहले लिखा हुआ है ना यहाँ पर, डज दिस बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द वोल्टेज बाय डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग द करंट। ट्रांसफॉर्मर के केस में क्या रहता है कि वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है करंट, Yes, sir. तो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर अपन जितना करंट बढ़ाएंगे उतना वोल्टेज कम हो जाएगा, और जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना करंट कम हो जाएगा। तो Yes, sir. जनरेटर जो है दैट इज द परफेक्ट एग्जांपल फॉर करंट सोर्स। वो तो कितना ही करंट जनरेट करेगा, जनरेटर विल जनरेट ए करंट, बट अपन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर है ना करंट उतना ही रहने देंगे, अपन करंट की वैल्यू को कम, मतलब करंट को कम कर देंगे और वोल्टेज को बढ़ा देंगे। विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो वोल्टेज का जब अपन लोग ट्रांसमिशन करेंगे, करंट का नहीं वोल्टेज का ट्रांसमिशन करेंगे, तो ये जो I²R वाले जो लॉसेस हैं, कॉपर लॉसेस, वो कम हो जाएंगे, और देखो एक ओम्स लॉ भी अपना बोलता है कि एज पर द ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, बट इफ टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट, वो अपन ने एक बार और बात करी थी, द टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज 6 o'clock कुछ और टेम्परेचर है, 7 o'clock कुछ और है, रात को 12 बजे, दिन में, भाई टेम्परेचर तो वेरी करेगा ना, तो if the temperature is not constant, then current will be inversely proportional to voltage. So as there is no constant temperature throughout the day, so the copper loss is not controllable. So with the help of transformer, we can control the copper losses during the transmission, because in the case of transformer, the current is inversely proportional to voltage. ये बात आ रही समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखना, कल लिखवा दूंगा मैं तुम लोगों को। अभी दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है तो अपन उनको वेट नहीं करवाते। फिर अभी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में अभी बच्चा है, फिर कंस्ट्रक्शन करेंगे, और फिर प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन देख लेंगे, मतलब उसके अंदर अपनी ईएमएफ इक्वेशंस वगैरह उसके बाद, और लॉसेस वगैरह। ठीक है, अटेंडेंस ओपन कर देता हूं मैं, रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर रहे हैं।